हाय। तो करंटली हमारा जो डिज़ाइन है एप्लीकेशन का वो कुछ ऐसा दिखता है। हमारा यूज़र है, यूज़र जब कुछ भी रिक्वेस्ट करता है तो वो लोड बैलेंसर पर जाती है और लोड बैलेंसर उसको डायरेक्ट कर देता है इधर सर्वर 1 पर या फिर मेरे सर्वर 2 पर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है एंड दैट इज़ डेटाबेस। हमारे सर्वर 1 में एक एसक्यूलाइट डेटाबेस है और सर्वर 2 में एक एसक्यूलाइट डेटाबेस है। तो जब मेरे दोनों सर्वर पर अलग अलग डेटाबेस हैं तो यहाँ पे मेरा इशू आता है डेटा इनकन्सिस्टेंसी का। सो लेट्स से कि एक यूज़र है, उसने साइन अप पेज खोला। तो जब उसने साइन अप किया तो वो रिक्वेस्ट आई सर्वर 1 पर। तो उस यूज़र का डेटा सर्वर 1 के एसक्यूएलआई डेटाबेस में सेव हो गया। तो नाउ ही ट्राइज टू साइन इन। तो वो रिक्वेस्ट लेट्स से सर्वर 2 पर चली गई। और क्योंकि सर्वर 2 के एसक्यूएलआई डेटाबेस में वो यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो he'll गेट एन एरर एंड he'll नॉट बी एबल टू साइन इन। तो मैंने अभी क्या किया कि मर्चिफाई वेबसाइट पे जाके मैंने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया। अब वो प्रोडक्ट जो है मेरा वो सर्वर 1 के एसक्यूएलआई डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो अब मैं अगर वेबसाइट पर जाऊं तो अगर रिक्वेस्ट जो है, अगर वो मेरे सर्वर 1 पे हिट करेगी तो मेरे को प्रोडक्ट दिखेगा, अगर सर्वर 2 पे हिट करेगी तो नहीं दिखेगा। जैसे अभी मेरे को दिख रहा है, लेट मी रीलोड। जब सर्वर 2 पे रिक्वेस्ट जाएगी ना तब वो प्रोडक्ट मेरे को नहीं दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये रिक्वेस्ट मेरी सर्वर 2 पे गई, अभी दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट डेटा इनकन्सिस्टेंसी इज। तो हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि मैं डेटाबेस को अपने सर्वर्स के अंदर अलग अलग नहीं रख सकता। मेरे को डेटाबेस को अपने सर्वर से निकाल के एक दूसरे इंस्टेंस पे डालना पड़ेगा एंड दैट इज आर शेयर्ड डेटाबेस। सो व्हाट आई वांट समथिंग लाइक दिस, कि जो मेरे दोनों सर्वर्स हैं वो सेम एक शेयर्ड डेटाबेस से वैल्यूज को रीड कर रहे हैं और सेम डेटाबेस पे राइट कर रहे हैं। तो इसीलिए वी से दैट आर डेटा शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम आर बिजनेस लॉजिक और आर एप्लीकेशन लॉजिक। ये मेरा एप्लीकेशन टीयर है, ये मेरा डेटा टीयर है, और इन दोनों को मैं सेपरेट रखना चाहता हूँ ताकि मैं इन दोनों को इंडिपेंडेंटली स्केल कर सकूँ और मेरे पास कुछ इशू ना आए। अब मैं यहाँ पे कितने भी सर्वर लगा दूँ, क्योंकि मेरा जो डेटाबेस है वो शेयर्ड है, मेरे को इशू नहीं आने वाला है डेटा इनकन्सिस्टेंसी का। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट आर एक्चुअली डेटाबेसेस और कौन सा डेटाबेस हमें यूज़ करना चाहिए। हम एसक्यूलाइट डेटाबेस जो यूज़ कर रहे थे, क्या हम वही यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। क्योंकि जो मेरा एसक्यूलाइट डेटाबेस है वो मेरा फाइल बेस्ड डेटाबेस है। जब कोई एक सर्वर उस पर राइट कर रहा होगा ना तो वो पूरी फाइल को लॉक कर देता है। तो अगर मेरी पूरी फाइल लॉक हो जाएगी तो मल्टीपल सर्वर्स राइट ही नहीं कर पाएंगे। तो उसमें मेरी लेटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो एसक्यूएलआई डेटाबेस तो हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस वो देखते हैं। उनके पीछे का आर्किटेक्चर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा वो हम देखेंगे। विल लुक एट द ट्रेड ऑफ्स एंड एवरीथिंग एंड वी विल चूज अ डेटाबेस फॉर आर सिस्टम एंड देन वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन आर सिस्टम। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है दैट इज RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक PostgreSQL और MySQL। सो टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनल डेटाबेसेस काम कैसे करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर अंडरलाइंग आर्किटेक्चर। वी वांट आर डेटाबेस टू परसिस्ट फॉर एवर, कि मेरा डेटा जो है वो हमेशा रहे, वो कभी भी लॉस्ट ना हो। तो मेरे को उनको डिस्क पर राइट करना पड़ेगा। हाउ इट इज़ रिटन ऑन डिस्क और कैसे हम उनको एक्सेस कर पाते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे सिस्टम्स में डिस्क होती है वो कुछ ऐसे होती है। तो हमारी एक डिस्क है, लेट्स से ये डिस्क है। डिस्क में वी हैव दीज सेक्टर्स। सो दिस इज वन सेक्टर, दिस इज वन सेक्टर। सो वी हैव सेक्टर्स and these circle things, these are tracks, these are the logical terms, these are not actually physically present नहीं होते हैं tracks और sectors डिस्क पर। बट टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे डिस्क पर राइट करते हैं और कैसे वहाँ से डेटा एक्सेस करते हैं, तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। सो मेरा एक सेक्टर और एक ट्रैक मिलाकर मेरा एक ब्लॉक बनाते हैं। सो लेट्स से कि ये जो है ये मेरा 0th सेक्टर है, ये फर्स्ट सेक्टर है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ।
So there are six and this is seven. So I have seven sectors and I have tracks. This is my zeroth track, then my first track, then my second track. So these things are blocks. This block, this block, this block, so this block. So all these are blocks. All these are blocks. So एक सेक्टर और एक ट्रैक मिला के एक ब्लॉक बनाते हैं. तो नॉर्मली जो हमारी डिस्क आती हैं उसमें एक ब्लॉक का साइज 4 KB होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब रीड करता है ना डिस्क से, ब्लॉक इज द मिनिमम जो वो रीड करता है. कि अगर उसको कोई भी वैल्यू रीड करनी है तो उसको पूरा ब्लॉक उठाना पड़ेगा और उस ब्लॉक पूरे ब्लॉक में देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए. सो हमारे डेटाबेस में कैसे डिस्क पे राइट होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स से मेरे पास एक यूजर्स टेबल है, ठीक है. इसमें मेरे पास आईडी है, नेम है एंड ईमेल है. आईडी इज माई प्राइमरी की. और आईडी जो है वो 4 बाइट्स का डेटा स्टोर करती है. नेम 4 बाइट्स का डेटा स्टोर करता है और ईमेल मेरा 8 बाइट्स का डेटा स्टोर करता है. तो लेट्स से मेरा आईडी 1 से लेके 1024 तक जा रहा है, मतलब मेरे 1024 यूजर्स हैं. और क्योंकि मेरा आईडी 4 बाइट्स का है, नेम 4 बाइट्स का है और ईमेल 8 बाइट्स का है, तो टोटल जो मेरा एक रो है, एक यूजर का डेटा मेरा कितना है, 16 बाइट्स है. ठीक है. मेरा ब्लॉक का साइज कितना है, 4 KB है. तो मैं एक ब्लॉक पर कितने रोज को सेव कर सकता हूँ, तो मेरे पास माई ब्लॉक्स आर 4 KB, दैट इज 4096 बाइट्स. एंड मेरा जो एक रो है उसका साइज है 16 बाइट्स. तो दैट इज 256 रोज. मैं एक ब्लॉक पर, ये जो एक ब्लॉक है मेरा, इसके अंदर 256 रोज को स्टोर कर सकता हूँ. ठीक है. तो 256 रोज को स्टोर कर सकता हूँ. टोटल में कितने रोज है, टोटल में 1024 रोज है. तो 1024 डिवाइडेड बाई 256. सो आई नीड 4 ब्लॉक्स. मैं अपने 4 ब्लॉक्स के अंदर ये सारे यूजर्स का पूरा डेटा स्टोर कर सकता हूँ. ओके. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक ब्लॉक में एक्चुअल में होता क्या है और कैसे उसमें डेटा स्टोर होता है. तो लेट्स से ये जो एक ब्लॉक है, ये सेवेंथ वाला है, लेट्स से ये जीरोथ ब्लॉक है, ये फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक, सिक्स्थ ब्लॉक एंड दिस इज माई सेवेंथ ब्लॉक. तो लेट्स से सेवेंथ ब्लॉक जो है मेरा, उसको अगर मैं खोल के देखूँ तो उसमें मेरा एक्चुअल में कैसे डेटा स्टोर होता है, एक्चुअल में एक ब्लॉक में होता क्या है. तो लेट्स से ये ब्लॉक 7 मैंने ले लिया. तो ब्लॉक में हेडर में मेटा डेटा होता है. फिर स्लॉट एरे आता है. अभी हम देखेंगे स्लॉट एरे क्या होता है. उसके बाद ये जो नीचे यहाँ पे हमारा होता है जो पूरा डेटा स्टोर होता है. ठीक है. रो 1 का डेटा, देन रो 2 का डेटा, रो 3 का डेटा, ऐसे मेरा सारा डेटा स्टोर होता है. क्योंकि हमारा जो एक ब्लॉक है वो 4 KB का है, तो उसमें डेटा कहाँ से कहाँ तक स्टोर हो सकता है, 0 बाइट से लेके 4095 बाइट्स तक मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ. तो सब लेट्स से सबसे पहले मेरे को रो 1 स्टोर करनी है. तो रो 1 सबसे पहले मेरे पास आई. तो रो 1 है, उसका कितना है, 16 बाइट्स है. ओके. तो मेरे को 16 बाइट्स का ये डेटा स्टोर करना है. तो जब ब्लॉक में स्टोर होता है वो पीछे से स्टोर होता है, लास्ट से स्टोर होता है डेटा. तो यहाँ पे मेरा क्या है, 4095 मेरा लास्ट एड्रेस है. तो 4096 मेरा टोटल स्टोरेज है, माइनस 16 बाइट्स, 0 8. तो 4080. तो 4080 पे मेरा डेटा स्टोर होगा रो 1 का. यहाँ से लेके 4095 तक स्टोर होगा, दैट इज 16 बाइट्स का डेटा मेरा स्टोर हो जाएगा. तो मेरा रो 1 का जो डेटा है वो मेरा 4080 से 4095 तक स्टोर होगा. और ये मेरा स्लॉट क्या बताता है, स्लॉट है कि जो मेरा पहला डेटा डला तो उसका ऑफसेट, दैट यहाँ पे 4080 होगा. 4080 से लेके स्टार्ट हो रहा है वो, तो स्लॉट 1 मतलब जो मेरा पहला डेटा आया था उसका ऑफसेट क्या है, 4080 है. तो 4080 से लेके प्लस उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 16 बाइट्स. तो 4080 + 16 दैट इज 4096 तक उसका डेटा स्टोर है. 4096 -1 तक एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे हम 4080 को भी कंसिडर कर रहे हैं. तो 4080 से लेके 4095 तक मेरा रो 1 का डेटा स्टोर्ड है. और यही मेरा स्लॉट एरे, जो ऊपर यहाँ पे स्लॉट एरे है, यहाँ पे ये स्टोर होगा मेरा. कि जो मेरा पहला डेटा आया था वो, उसका ऑफसेट क्या है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और देन लेंथ क्या है उसका, दैट इज 16 बाइट्स का लेंथ है. तो अब फिर मान लो मेरा सेकेंड रो आई. ठीक है. अब मेरे को सेकेंड रो को स्टोर करना है, वो भी मेरे 16 बाइट्स की है. तो सेम, वो अब मेरा कहाँ से,
4080 - 16, 4080 - 16, 4064। तो अब मेरा स्लॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लॉट टू में 4064 से लेके अब मेरा 4079 तक मेरा डेटा स्टोर होगा। तो 4064 यहाँ पे मेरा 16 बाइट, ये मेरा स्लॉट टू, स्लॉट एरे में सेकंड स्लॉट पे मेरा ये सेव हो जाएगा। 4064 ऑफसेट है एंड लेंथ है मेरा 16 बाइट। तो ऐसे मेरा एक ब्लॉक पर ऐसे डेटा सेव होता है मेरा। ओके, तो मेरे को ये तो समझ में आ गया कि मेरा एक ब्लॉक पे मेरा डेटा कैसे स्टोर होगा। तो अब मेरा इस इतने ब्लॉक में मेरे कितने यूजर्स सेव हो जाएंगे 4 KB में? 256 यूजर्स जो मैंने यहाँ पे निकाला, 256 रोज मैं सेव कर सकता हूँ अपने एक ब्लॉक में। और मेरे को टोटल कितने ब्लॉक लगेंगे? 4 ब्लॉक लगेंगे। नाउ अब ये डेटा स्टोर करने के लिए जो एल्गोरिदम रिलेशनल डेटाबेसेस यूज करते हैं वो है बी प्लस ट्रीज। हाँ, नाउ उस पे आते हैं। तो बी प्लस ट्री का एक नोड जो होता है ना, बी प्लस ट्री का एक नोड वो मेरा एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे को टोटल में 4 ब्लॉक लगेंगे जो मैंने यहाँ पे निकाला कि अगर मेरे को 4 ब्लॉक में मैं 1024 यूजर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मेरे को 4 ब्लॉक लगेंगे। ओके, बी प्लस ट्री का एक नोड मेरा एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ना जो मेरा पहला ब्लॉक है ये मेरे रिप्रेजेंट करेगा यूजर्स फ्रॉम 1 to 256, 256 टू 257 टू 512, 512 टू 513, 512 +256, 768, देन 769 टू 1024। तो 1 से लेके 256 तक जो यूजर्स हैं वो मेरे पहला ये जो नोड है मेरा ट्री का वो रिप्रेजेंट करेगा। 257 से लेके 512 के जो यूजर्स हैं वो मेरा दूसरा नोड रिप्रेजेंट करेगा। 513 से लेके 768 तक मेरा थर्ड नोड रिप्रेजेंट करेगा। और 769 से लेके 1024 रोज जो है उनका डेटा मेरा फोर्थ नोड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इनमें क्या स्टोर है, मैं फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, इसमें क्या स्टोर है? इनमें स्टोर है कि मेरा पहला डेटा कौन से ब्लॉक पे स्टोर है, दूसरा डेटा कौन से ब्लॉक पे स्टोर है, तीसरा डेटा कौन से ब्लॉक पे स्टोर है, उसकी इंफॉर्मेशन है। तो अगर मेरे मान लो मेरे पास कोई क्वेरी आती है कि मेरे को फर्स्ट यूजर का डेटा लेके आना है, तो अब मेरे को सर्च करना पड़ेगा कि मेरा फर्स्ट यूजर कौन से बी प्लस टी के कौन से नोड पर है। तो यहाँ पे तो मेरे को पहले पे मिल गया। अगर मैं मान लो मेरे को 1024 यूजर का अगर मेरे को निकालना होता तो मेरे को सीक्वेंशियली ट्रैवल करना पड़ता कि क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है। तो हम क्या करेंगे, सीक्वेंशियली ना ट्रैवल करके व्हाट वी विल डू, हम एक बाइनरी सर्च ट्री टाइप एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। दैट इज व्हाट बी ट्री इज। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, 256, कि 256 से कम है तो लेफ्ट चले जाओ, 256 से राइट है तो ज़्यादा है तो राइट में चले जाओ। सिमिलरली यहाँ पे 512, सॉरी नॉट 512, 768, कि 768 से कम है तो इधर पे चले जाओ, 768 से ज़्यादा है तो यहाँ पे चले जाओ। और इन दोनों का आ जाएगा 512, कि 512 से लेस देन और इक्वल्स टू है तो लेफ्ट में जाना है, 512 से ज़्यादा है तो इधर पे जाना है। ओके, सो दिस इज हाउ अ बी प्लस ट्री लुक्स लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, 512। तो सबसे पहले अगर मेरे को लेट्स से सर्च करना है, मेरा फर्स्ट यूजर का डेटा मेरे को निकालना है, तो सबसे पहले वो जाएगा यहाँ पे 512 से कम है फर्स्ट वन तो लेफ्ट पे जाएगा, 256 कम है वन तो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे उसको मिल जाएगा उसका एक नोड। ठीक है, यहाँ पे मेरा का वन मेरा कहाँ पे स्टोर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन है। डेट मेरे डिस्क पे वन की इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर्ड है उसका उसका डेटा मेरे उसका वो मेरे को पता चल जाएगा। तो एक्चुअल में ये नोड पे क्या इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो ये है कि आईडी, कि इस वाले नोड पे आईडी 1234 यहाँ से लेके 256 तक
ये उसके बाद यहाँ पे होता है रिकॉर्ड पॉइंटर, कि डिस्क पर इस यूजर की इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर्ड है। तो रिकॉर्ड पॉइंटर में क्या होगा, एक मेरा होगा ब्लॉक आईडी और एक मेरा होगा स्लॉट आईडी। ब्लॉक आईडी क्या है, ब्लॉक आईडी लेट्स से यहाँ पे 7 है और स्लॉट आईडी 1 है, ओके, 1 के करस्पॉन्डिंग। तो अब मेरे सिस्टम को पता है कि जो, अब मेरे डेटाबेस को पता है चल गया कि इस यूज़र का डेटा ब्लॉक आईडी 1 पर स्टोर है और स्लॉट आईडी 1 पर स्टोर है। तो अब मेरा डेटाबेस कैसे निकालेगा, यहाँ पे गया वो ब्लॉक 7 पे, ब्लॉक 7 पे गया, उसके बाद गया स्लॉट 1 पर। ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 7 और स्लॉट 1 ये यहाँ पे मैंने स्टोर कर रखा है। तो स्लॉट 1 पे गया, उसने देखा ऑफसेट क्या है 4086, लेंथ क्या है 16 बाइट्स। तो 4086 डिस्क पर वो इस वाले ब्लॉक में, सेवेंथ ब्लॉक में, यहाँ जो मेरा सी ए वाला जो सेवेंथ ब्लॉक है, सेवेंथ ब्लॉक में 4080 से लेके 16 बाइट दैट इज 4095 तक डेटा जो है वो रिट्रीव करके ले आएगा डिस्क से। और ये मेरा यूजर 1 का डेटा है। सो दैट्स हाउ मेरे रिलेशनल डेटाबेसेस में बी 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 प्लस ट्रीज यूज होते हैं और डेटा रिट्रीव होते हैं। तो अगर हम ये बी प्लस ट्री देखें तो ये एग्जैक्टली बाइनरी सर्च ट्री की तरह ही लग रहा है ना, कि यहाँ पे मेरा नोड है, उससे कम में वैल्यू तो लेफ्ट में जाना है, उससे ज़्यादा है तो राइट में जाना है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, कि बी, जो हमारे बाइनरी सर्च ट्री होता है ना, उसमें सिर्फ 2 चाइल्ड हो सकते हैं। पर जो मेरा बी प्लस ट्रीज होते हैं ना, उसमें मेरे कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। सो लेट्स से यहाँ पे तो मैंने 2 2 चाइल्ड बनाए। सो लेट्स से सेम ही अगर मैं डेटा लूँ, मेरे 4 नोड हैं, मेरे लीफ नोड्स तो उतने ही होंगे जितनी मेरी यहाँ पे आईडीज है, जितनी मेरी यहाँ पे आईडीज है, लीफ नोड्स तो मेरे उतने ही होंगे। पर मैं चाइल्ड नोड्स बढ़ा के अपनी हाइट कम कर सकता हूँ। जैसे अब ये चारों नोड है ना, ये सिर्फ एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं लेट्स से। तो इंस्टेड ऑफ 2 चिल्ड्रन, अब मेरे यहाँ पे कितने 4 चिल्ड्रन है, और यहाँ पे ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से लेके 256 तक, 256 से लेके 512 तक, 513 से लेके, दिस इज 5257, 513 से लेके 768, एंड 769 से लेके 1024। यहाँ पे अब इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा 256, कि 256 से कम है तो इधर पे चले जाओ। उसके बाद यहाँ पे क्या स्टोर होगा 512, 512 से कम है तो यहाँ पे चले जाओ। उसके बाद यहाँ पे स्टोर होगा 768, 768 से कम है तो इस वाले पे चले जाओ, और उससे ज़्यादा है तो 1024, तो यहाँ पे चले जाओ। सो ऐसे भी स्टोर हो सकते हैं। तो ऐसे स्टोर होने में क्या फ़ायदा है, कि जब मेरे बहुत सारे चिल्ड्रन हैं तो हमारी हाइट बहुत कम हो जाती है बी प्लस ट्रीज की। जैसे हमारी यहाँ पे जो हाइट है वो log 2n होती है, तो यहाँ पे हमारी जो हाइट है, जैसे जो बाइनरी सर्च ट्री है उसमें हमारी हाइट log 2n होती है, यहाँ पे हमारी हाइट हो जाएगी log m n। m कितने, जितने हमारे चिल्ड्रन हैं। तो अब देखते हैं कि जब कोई भी क्वेरी आती है तो कैसे डेटाबेस उसको प्रोसेस करता है। तो लेट्स से मैंने एक सेलेक्ट क्वेरी करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेर यूजर आईडी इज इक्वल्स टू 1। तो जब मैंने क्वेरी करी तो सबसे पहले जो मेरी क्वेरी है, तो मेरा जो डेटाबेस इंजन है वो चेक करता है रैम में, रैम बफर पूल। तो रैम बफर पूल में क्या होता है, मेरे वो सारे ब्लॉक्स होते हैं जो डिस्क के ये ब्लॉक्स है, तो वो ब्लॉक्स जो रिसेंटली मैंने एक्सेस करे हुए हैं, तो वो ब्लॉक्स मेरे रैम में होते हैं। तो अगर रैम में मेरे को मिल जाता है तो वो रिटर्न कर देता है, एल्स अगर नहीं मिलता तो फिर वो डिस्क पे बी प्लस ट्री ऑन डिस्क से वो लेके आ जाता है, जो हमने ऊपर यहाँ पर देखा। वो पहले
बी प्लस ट्री में आईडी से उसका रिकॉर्ड पॉइंटर निकालेंगे, फिर रिकॉर्ड पॉइंटर से हम्म, उसका ब्लॉक, रिकॉर्ड पॉइंटर में उसके ब्लॉक से डेटा निकाल के दे देंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और अगर मेरे पास कोई अपडेट क्वेरी आती है, उसमें क्या होता है कि, क्योंकि क्या होता है कि, सो मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस इंजन है, वो क्या करेगा, दो चीजें करता है। एक तो वो लॉक कर देता है इसको, सो देयर इज अ राइट अहेड लॉग यहाँ पे, इस क्वेरी को इस वो लॉक कर देता है। ठीक है, सीक्वेंशियली लॉक करता है और क्वेरी को, कि अभी मेरे पास ये राइट क्वेरी आई, अभी मेरे पास ये डिलीट क्वेरी आई। और साथ में क्या करता है कि यहाँ पे डेटाबेस इंजन सबसे पहले चेक करता है रैम में, रैम के बफर पूल में जो अपडेट करना होता है वो सीधा डिस्क पे अपडेट नहीं होता, बिकॉज डिस्क पे अपडेट करना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो जब कोई क्वेरी आती है, डेटाबेस रैम पे जो बफर पूल में अगर वो ब्लॉक है तो वहां पे अपडेट करके सीधा रिजल्ट दे देता है कि सक्सेसफुल। और नेक्स्ट जब दोबारा कोई रीड क्वेरी आएगी तो वो यहीं से रीड करके दे देगा, रैम से रीड करके दे देगा। बैकएंड में क्या होता है, फ्लश हो जाती है वैल्यूज, फ्लश हो जाती है जो भी मेरी राइट क्वेरीज है, जो भी मेरी राइट क्वेरीज है वो फ्लश हो जाती है मेरे डिस्क पे। सो दिस इज इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, कि एकदम से जब मेरे पास राइट रिक्वेस्ट आई तभी अपडेट नहीं हुई मेरी डिस्क, बट इवेंचुअली मेरी डिस्क जो है वो अपडेट हो जा रही है। सो जब मेरा इवेंचुअली अपडेट हो रहा है तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इफ मेरा सर्वर क्रैश हो जाए, तो मेरे पास ये रैम का बफर तो रहेगा नहीं। तो उनका क्या होगा, जो क्वेरीज परफॉर्म ही नहीं हुई, डिस्क पर फ्लश ही नहीं हुई, तो मेरे डिस्क पे जो डेटा है वो रॉन्ग हो जाएगा। तब उस टाइम पे यूज होते हैं दीज राइट अहेड लॉग्स। सो जो मैंने यहाँ पे राइट अहेड लॉग्स डाले ना, इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें स्टोर होता है ये, एक तो लॉग का सीरियल नंबर, और दिस इज ट्रांजैक्शन आईडी, दिस इज द ब्लॉक आईडी, और पेज वी कैन से, और एक्शन, व्हाट एक्शन हैज हैपेंड। सो लेट्स से आई विल कॉपी दिस, लेट्स से मेरे डेटाबेस में एक वैल्यू थी विच इज जीरो। मेरे पास एक क्वेरी आई, फर्स्ट क्वेरी, टू ऐड वैल्यू 5 टू इट। मैंने 5 ऐड कर दिया, नाउ इट बिकम्स 5। ये सिर्फ रैम में हो रहा है, रैम में जो ब्लॉक था उसमें ये वैल्यू थी, वहां पे उसमें तो मैंने 5 कर दिया। फिर मेरी दूसरी क्वेरी आई, ऐड 2, तो यहाँ पे उसने 2 अपडेट कर दिया। ये रैम में तो 7 हो गया। लेट्स से ये जो 7 वैल्यू है ये फ्लश नहीं हो पाई और उससे पहले मेरा सिस्टम क्रैश हो गया। तो अब मैं कैसे यहाँ पे चेक करूँगा कि मेरे यहाँ ये वाली वैल्यू सही है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेरा ब्लॉक होता है ना, ये ब्लॉक जो है मेरा, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक के साथ एक और होता है दैट इज लॉग नंबर, कि कौन सा लॉग नंबर मेरा लास्ट यहाँ पे अपडेट हो रखा है। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्क में मेरा सिर्फ क्या, फर्स्ट वाला लॉग, फर्स्ट लॉग तक ही लास्ट मेरा अपडेट हो रखा है, तो यहाँ पे मेरा 1 रहेगा। तो अब इसको ये पता है, मेरे ब्लॉक को पता है कि इस ब्लॉक में, ये जिस ब्लॉक में मेरी ये वैल्यू स्टोर्ड है, उस ब्लॉक में यहाँ पे मेरा 1 स्टोर्ड है, कि 1 तक मेरे क्वेरीज हो रखी हैं, उसके बाद की नहीं हो रखी। तो मैं मेरे यहाँ इस लॉग फाइल में लूप करके देख लूंगा कि 1 तक क्वेरी हो सकती है, उसके बाद की क्वेरी में अपने डिस्क पे अपडेट कर दूंगा। सो हम दैट्स हाउ हमारे जो राइट हैंड लॉग्स होते हैं, दैट मेक श्योर कि हमारा जो डेटाबेस है वो ड्यूरेबल रहे। कि इवन इफ अगर सर्वर क्रैश भी हो जाता है
तो आई कैन गेट द करेक्ट डेटा. So this is the underlying architecture behind relational databases. So it uses B plus trees, B or B plus trees, and they are optimized for block storage disk read writes. Like we saw the architecture how B plus tree helps, and also write ahead logs that helps in durability are very ACID compliant, and also it follows a proper schema. We are going to look at scaling databases uh, in future, but when we scale a database, so it's difficult to do scaling in relational databases क्योंकि हमारा डेटा जो है अब वो अलग अलग चार्ट्स में चला जाता है. आई नीड सम कॉम्प्लेक्स लॉजिक टू जॉइन देम, क्योंकि जो हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो स्कीमा बेस्ड होते हैं. तो अगर मेरे को अगर स्कीमा चेंज करना है तो मेरे को पूरे टेबल पे लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि हर रो में वो स्कीमा जो है, सारी रोज के लिए है वो स्कीमा. तो जैसे जैसे मेरे रिलेशनशिप बढ़ते हैं, मेरे फॉरेन कीज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जितना मेरा जॉइन का डेप्थ होगा उतनी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी. इसलिए दीज आर द ट्रेड ऑफ दैट वी नीड टू कंसिडर बिफोर बिफोर चूजिंग रिलेशनल डेटाबेस. नाउ कम्स द डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस that are NoSQL databases. Example, MongoDB. So underlying architecture is quite same as relational databases. Let's say मेरा this is my users document, ID1, name, email, then ID, name, email, and some other thing. Now it can be nested also. Let's say here addresses, flat number, and all those things. So it can be nested also, and there is no fixed schema. तो यहाँ पे भी जो हमारा अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारा सेम ही रहता है, जैसे हमारा रिलेशनल डेटाबेसेस का होता है. कि ये जो आईडी है, ठीक है, ये ये आईडी है, ये मेरा यहाँ पे प्राइमरी की है लेट्स से, और प्राइमरी की है, तो इस मैं इसको इसको एज ए इंडेक्स चूज करके सेम जो मैंने यहाँ पे बी प्लस ट्री बनाया था सिमिलर, वैसे ही मैं बी प्लस ट्री यहाँ पे भी बना लूंगा. और बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे राइटिंग तो मेरे को डिस्क पे ही करना है, सो इसलिए इट वर्क्स. सो इसलिए यहाँ पर भी सिमिलर ही यूज होता है कि अब अब मेरा जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे कैसे सेव होगा. इसका लेंथ लेट से मेरा 20 बाइट्स है, इसका लेंथ लेट से 50 बाइट्स है. तो अब जब मेरा ब्लॉक पे सेव होने जाएगा तो यहाँ पे जो मेरा ऑफसेट है इसका लेंथ अलग अलग हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ इट इज सेव्ड. और रिट्रीव भी हम इसी तरीके से कर लेंगे जैसे हमने देखा था. यहाँ पे एक चीज होता है कि जो डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट, जैसे ये जो है जेसन फॉर्मेट है, अगर मैं जेसन को स्टोर करूंगा ना अपने डिस्क पे, तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर होता है. जैसे सबसे पहले मेरा स्टोर हुआ दिस, देन आई, देन डी. सो इससे अगर मेरे को लुकअप करना है, मेरे को आईडी फाइंड करना, लेट्स से मेरे को ईमेल फाइंड करना है, तो मेरे को एक एक करके जाना पड़ेगा. ओके, आगे आगे जाएंगे, देन मेरे को ई मिलेगा, देन मेरे को एम मिलेगा, और फिर मैं यहाँ से फेच करके लाऊंगा. सो इसको इस लुकअप को फास्ट करने के लिए हमारे पास होता है बाइनरी जेसन. ये बाइनरी जेसन को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है. तो हेल्प क्या होती है, यहाँ पे ये स्टोर कर लेता है कि मेरा की और लेंथ. यहाँ पे जो ये की है ना, लेट्स से यहाँ पे मैंने स्टोर कर ली आईडी, इसकी लेंथ है 2. एक्चुअली ये ऐसे स्टोर नहीं करता, एक्चुअली बाइनरी नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है, बट टू अंडरस्टैंड तो वो ऐसे स्टोर करता है आईडी लेंथ इज 2. तो अब मेरे को पता है कि आईडी इसकी, यहाँ पे मेरा जो की है वो आईडी है और उसकी लेंथ 2 है. ठीक है, उसके बाद लेट्स से स्टोर करेगा ईमेल, उसकी लेंथ है 6. तो अब मेरे को ना ये जब मैं यहाँ पे आया, मेरे को निकालना, लेट्स से मेरे को नेम निकालना है. मेरा पहले आईडी स्टोर है, फिर मेरा ईमेल स्टोर है, और फिर मेरा नेम स्टोर है. तो अगर मेरे को ये नेम निकालना होगा ना, तो मैं आईडी फिर मैं 2 कैरेक्टर सीधा स्किप कर सकता हूँ. मेरे को इन पे ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है. तो मेरे जो कैरेक्टर्स जिन पे मैं स्कैन कर रहा हूँ, तो मैं 2 कैरेक्टर सीधा यहाँ पे स्किप कर सकता हूँ. फिर मैं ईमेल पर आया, मैं 6 कैरेक्टर सीधा स्किप कर सकता हूँ. मेरे को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सर्च नहीं करना पड़ेगा.
सो दैट्स हाउ मेरा जो बाइनरी रीजेशन है वो मेरा हेल्प करता है इन दिस केस। सो लेट्स सी कि यहाँ पे हमारे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो दीज आर स्कीमालेस एज वी हैव सीन हियर कि एड्रेस हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, नेटिव सपोर्ट फॉर ऑटोमेटेड शार्डिंग। अगर मेरे को ऐसा डेटाबेस चाहिए जिसमें मेरा रिलेशनल डेटा नहीं है, तो मतलब मेरे को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं उनको शार्ड कर दूंगा तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो दैट्स हाउ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज वेरी हेल्पफुल। विल लुक एट शार्डिंग in detail in future. Denormalized data model, nested arrays and sub documents are stored together inside a single record, avoiding the need for relational joins. So जैसे ये एड्रेसेस है, तो मेरे को एड्रेस की नई टेबल नहीं बनानी, ये इसी के अंदर हमें एड्रेस इसका स्टोर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को जॉइंस यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ आई हैव वेरी रैंडम प्रोडक्ट कैटलॉग कि मैं क्लोथिंग लैपटॉप सारे अगर मैं एक ही उसमें एक ही टेबल में स्टोर करना चाहता हूँ जिनकी स्पेसिफिकेशंस टोटली ही डिफरेंट है, तो इट हेल्प्स। अर्ली स्टेज स्टार्टअप वेयर स्कीमा रिक्वायरमेंट्स चेंज कोई वीकली। ओके, हाई थ्रूपुट सिंपल रीड्स व्हेन यू रिट्रीव अ डेटा बाय अ सिंगल आईडी, fetching the entire hierarchical document in a single order of one network call। ओके, तो अगर मेरे को आईडी से फेच करना है तो इट इज़ वेरी फास्ट, या बिकॉज आईडी इंडेक्स्ड है तो उससे रिट्रीव करना ये पूरा डॉक्यूमेंट इजी रहेगा। रिलेशनल डेटाबेसेस में भी आईडी से तो फेच करना इजी रहता है, बट अगर मेरे को उसके जैसे यहाँ पे अगर मेरे को एड्रेस भी लेना हो तो एड्रेस को अब मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, यहाँ पे वो नहीं होगी। ट्रेड ऑफ्स एंड बॉटलनेक्स, यस देर आर नो नेटिव ज्वाइंस। सो अगर मेरे को ज्वाइन करने का कभी जरूरत पड़ी तो आई नीड टू परफॉर्म quite complex queries. Also an issue of data redundancy कि क्योंकि कोई प्रॉपर स्कीमा तो है नहीं, तो लेट्स से मेरा एक यूजर्स टेबल है और मेरा लेट्स से एक ऑर्डर्स डॉक्यूमेंट भी है, उसमें भी मैंने स्टोर कर रखा है नेम, ईमेल, एड्रेस। तो अगर कुछ चेंज होता है तो एड्रेस मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो रिलेशन। तो दैट इज द इशू। डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस तब काम में हमारा आ सकता है जब हमें रिलेशनल डेटा नहीं है, जब मेरा और मेरा डेटा बहुत रैंडम हो सकता है, जब मेरे को स्कीमा प्रॉपर नहीं पता है मेरा, या फिर बहुत रैंडम है, या फिर मेरे को ऐसा डेटा स्टोर करना है जो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो तब हम डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस की तरफ जा सकते हैं। नाउ कम्स द इन मेमोरी डेटाबेसेस। यूजुअली जो इन मेमोरी डेटाबेसेस होते हैं उनको हम एज परसिस्टेंट डेटाबेसेस में नहीं काउंट करते हैं, तो जो कैश होती है दे आर इन मेमोरी डेटाबेसेस। सो अभी हम हमारे डेटाबेस को रिप्लेस नहीं कर सकते इन मेमोरी डेटाबेस से, बिकॉज हमें एक परसिस्टेंट डेटाबेस चाहिए। तो मैं एसक्यूलाइट की जगह अपना कोई भी इन मेमोरी डेटाबेस नहीं लगा सकता, तो अभी के लिए इसको हम स्किप कर रहे हैं कि इन मेमोरी डेटाबेसेस को। बट जब हम कैशिंग करेंगे तो विल गेट बैक टू इट। देन कम वाइड कॉलम डेटाबेसेस। सो वाइड कॉलम डेटाबेसेस जो होते हैं वो मेनली हम तब यूज करते हैं जब हमारा बहुत राइट हैवी काम होता है, रीड में दे आर नॉट गुड। सो लेट्स से मेरे पास एक राइट क्वेरी आई, तो क्या होगा, तो जो मेरा डेटाबेस इंजन है वो रैम में मेरे पास होता है मेम टेबल। जो भी मेरे पास राइट क्वेरी आई है वो मेरे मेम टेबल में अपडेट कर देगा। मेम टेबल में यहाँ पे डाल देगा लेट्स से कि मेरे पास क्वेरी आई कि मेरे को वन यूज़र को फर्स्ट, जिस यूज़र आईडी वन को का नेम मेरे को चेंज करना है सैम, तो यहाँ पे वो कर देगा वन सैम। साथ में क्या करेगा, एक होगा मेरा कमिट लॉग, यहाँ पे ये इसको कर लेगा लॉग कि मेरे पास फर्स्ट क्वेरी आई थी आ, जिसमें मेरे को चेंज करना है, चेंज नेम टू सैम,
फॉर ID 1। सो ये क्वेरी मैंने यहाँ पे कमिट लॉग में मेरी आ जाएगी। अब यहाँ पे जो रैम है मेरी, तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा कि राइट सक्सेसफुल। मैम टेबल जो है, ये सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा को स्टोर करके रखता है। मेरे पास जो रैम है वो तो अनलिमिटेड नहीं है। तो क्या करेंगे, ये जो मैम टेबल है, जब मेरा ये फुल हो जाएगी, तब मैं इस जो भी मेरा स्नैपशॉट है ये डेटा का मैम टेबल का, उसको एसएस टेबल बोलते हैं, वो मैं डिस्क पे सीधा स्टोर कर दूंगा, डिस्क पे डाल दूंगा सीधा। क्योंकि टेबल्स अपेंड करना, डिस्क पे अपेंड करना इजी होता है, रेदर देन रैंडम कहीं पे मेरे को डेटा अपडेट करने के। अगर मैं रिलेशनल डेटाबेसेस में अगर इतने सारे राइट हैवी काम करूंगा, जिसमें मोस्ट ऑफ दी मेरी जो क्वेरीज हैं वो राइट की ही हैं, तो मेरा बहुत एक्सपेंसिव होगा वो। क्योंकि रैंडमली कहीं कहीं पर मेरे को राइट करना होगा, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पर अपेंड करना इजी होता है। जितनी भी मेरी एसएस टेबल्स बनेंगी, एसएस टेबल 1 2, आई विल अपेंड इट इन माई डिस्क। और बाद में एक कॉन्टिन्यूस मेरा प्रोसेस चलता रहता है, जो ये जो भी मेरे एसएस टेबल है इनको मेरा फ्लश कर देता है एक्चुअल डिस्क में, जो मेरी जहाँ पे भी उनको मेरे को राइट करना है एक्चुअल प्लेस में। तो यहाँ पे मेरे पास ID जो 1 है उसका नेम एट द एंड यहाँ पे सैम हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारी इवेंचुअल कंसिस्टेंसी होती है कि एट इवेंचुअली मेरा जो डेटा है वो मेरा कंसिस्टेंट है। बाय दिस इज वेरी एक्सपेंसिव इन रीड्स, कि अगर मेरे पास बीच में कोई रीड क्वेरी आती है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मेरे मेम टेबल में देखना पड़ेगा, मेरे को मेरे एसएस टेबल्स में मेरी कई सारी एंट्रीज हो सकती हैं उसकी, मेरे को सारी एसएस टेबल्स चेक करनी पड़ेंगी, और फिर मेरे को मर्ज करना पड़ेगा उनका रिजल्ट बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प की कौन सी वैल्यू कब हुई थी, और उसके बाद मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने डिस्क को ट्रस्ट नहीं कर सकता कि डिस्क पे मेरी जो वैल्यू है वो सही है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन रीड्स। एक ऑप्टिमाइजेशन जो वाइड कॉलम डेटाबेसेस करते हैं वो ये होता है कि यहाँ पे एक ब्लूम फिल्टर होता है मेरे सारे एसएस टेबल में। तो अगर मेरे पास लेट्स से कोई भी रीड क्वेरी आती है, वो ब्लूम फिल्टर में पहले ही चेक कर लेता है कि यहाँ पे वो ID है या नहीं है, तो ब्लूम फिल्टर वो बता देता है, तो मेरे को पूरी एसएस टेबल चेक नहीं करनी पड़ेगी। सो ये की ऑप्टिमाइजेशन होता है। दूसरा तो हमने देखा कि फ्लश जो हम कर फ्लश जो करता है डेटाबेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पैक्शन। और क्लीनिंग प्रोसेस जो होता है कि सारी एसएस टेबल्स का जो मर्ज रिजल्ट है वो इवेंचुअली मेरे डिस्क पे स्टोर हो जाएगा, तो वहाँ से मैं रीड कर सकता हूँ। सो यूजुअली wide column databases like Cassandra, they are mainly used if I have a very write heavy work. So they provide very write massive sequential speeds. Writes are appended sequentially to memtable and commit log, eliminating slow random disk seeks. So ये हमने देखा कि सीधा memtable में स्टोर होता है और वहीं से रिटर्न हो जाता है हमारा रिजल्ट। देन masterless peer-to-peer application, no single point of failure, nodes, coordinates, writes in ring topology. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि लेट्स से मेरी कोई राइट क्वेरी आई, मेरे पास लेट्स से 8 नोड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स नंबर देम 0 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से कोई भी मास्टर नहीं है, तो मेरी जो क्वेरी है ना वो किसी पे भी आ सकती है। लेट्स से मेरी क्वेरी आ गई इस वाले नोड पे, 0 पे। मेरी क्वेरी क्या है कि ID जिसकी 1 है उसका मेरे को नेम में अपडेट करना है। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे कौन से नोड पर ये वाले ID का डेटा प्रेजेंट है। ये करेगा ID %8। सो ID 1 1%8 8 1। तो यहाँ पे इसके मेम कैश में, इसके
मेम टेबल में इस वाले आईडी का मेरा डेटा है, तो इस वाले ये फॉरवर्ड कर देगा रिक्वेस्ट इसको, और ये अपने मेम कैश में अपडेट कर देगा 1 के अगेंस्ट। अब इसमें एक और चीज़ आती है, रेप्लिकेशन फैक्टर। क्योंकि ये सर्वर अगर मेरा लेट्स से किसी तरीके से क्रैश हो जाता है, तो मेरा वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए रेप्लिकेशन फैक्टर होता है कि मैं कितने सर्वर्स पर ये जो है अपडेट क्वेरी कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैं रेप्लिकेशन फैक्टर इज 2, तो ये जब सर्वर इसको फॉरवर्ड करेगा उसके +1 सर्वर को भी फॉरवर्ड कर देगा, सेकेंड सर्वर के मेम टेबल में भी ये सेम राइट क्वेरी होगी। एंड जब ये दोनों एक्नॉलेज कर देंगे कि काम हो गया है, तो ये सक्सेसफुल रिटर्न कर देगा। सो ऐसे यहाँ पे मेरे को मास्टर की भी जरूरत नहीं पड़ी। सारे सर्वर्स को पता है कि कहाँ पे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है, और हर सर्वर पे पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स का डेटा है। तो मेरे राइट क्वेरीज जो हैं उनके ऊपर हम कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ देयर नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, बिकॉज मेरा रेप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे आ जाता है, और नोड्स कोऑर्डिनेट भी मेरे कर लेते हैं एज वी सी हियर। Then extremely horizontal scalability can easily scale to petabytes of data across thousands of commodity hardware nodes. So यहाँ पे मेरे कितने भी नोड्स हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। कि वी कैन डिफाइन कि मेरा हैशिंग की क्या होने वाला है, जिसके बेसिस पे मेरी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड होगी पर्टिकुलर नोड को। यहाँ पे जैसे ये जो मैंने हैशिंग की यूज़ करी है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ नोड्स करी है, बट वी विल सी प्रॉब्लम्स विद इट इन नेक्स्ट वीडियो। जब हम डेटाबेस स्केलिंग की बात करेंगे तब वील टॉक अबाउट डिफरेंट रेप्लिकेशन मेथड्स, डिफरेंट स्केलेबिलिटी इश्यूज एंड डेटा कंसिस्टेंसी इश्यूज। सो वील टॉक ऑल अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन वील स्केल आवर डेटाबेस। सो जो भी मेरा हाई वेलोसिटी राइट स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए, चैट्स हो गए, मेरे को अगर लॉग करना है कि क्लिक स्ट्रीम्स जो हैं, सो इन दैट केस हम वाइड कॉलम डेटाबेसेस यूज कर सकते हैं। Trade-offs and bottlenecks, strict query patterns. You must design your tables around the exact query you intend to run. Querying columns that are not part of your partition clustering key requires full cluster scan, which will instantly time out. ओके, सो बिकॉज मैंने देखा कि मेरा जो मेम कैश है उसमें मेरे को अगर सर्च करना है तो कुछ ये जो आईडी है इसके बेसिस पे सर्च करना पड़ेगा, तो मेरे को टेबल भी उसी बेसिस पे बनानी पड़ेगी जिसके बेसिस पे मेरे को क्वेरी करना है। तो क्वेरी मैं देख रहा हूँ कि मैं आईडी के बेसिस पे ही सारी क्वेरीज कर रहा हूँ जो भी मेरे को राइट करनी है। तो मेरे को टेबल ऐसे बनानी पड़ेगी जिसमें मेरे ये इसके इसके ऊपर मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ और उसके बेसिस पे मेरी टेबल बनेगी, और मेरी क्वेरीज भी सेम उसी पे बेसिस पे होनी चाहिए। वरना अगर मान लो ऐसा होता है कि अपडेट लेट्स से नेम वेर सरनेम इज एनीथिंग, तो अब मेरे को सरनेम के बेसिस पे क्वेरी करनी है। तो अब मेरे को सरनेम के बेसिस पे तो मेरी मेम टेबल ही नहीं बनी हुई, सरनेम के बेसिस पे सर्च करना है तो मेरे को पूरा क्लस्टर ये सारा ही जो है मेरे को सर्च करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऑफ कोर्स वी कैनॉट डू जॉइंट्स एंड एग्रीगेशंस बिकॉज मेरा डेटा एक तो कंसिस्टेंट नहीं है, और अगर मेरे को पूरा डेटा अगर मेरे को उसके ऊपर जॉइन या एवरेज करना पड़ेगा, पूरा डेटा रीड करना पड़ेगा, और रीड हमने देखा कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। एंड इट इज़ इवेंचुअली कंसिस्टेंट एज वी सॉ हियर, कि डेटा फाइनली जो मेरे एसएस टेबल्स है उनसे फ्लश होता है एंड देन मेरे डिस्क पे राइट होता है। देन कम्स इन्वर्टेड इंडेक्स डेटाबेसेस। सो जो सर्च इंजिन में मेरा यूज होता है, इनमें क्या होता है जैसे कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरा ये टेक्स्ट है, देन मेरा इन वर्ड्स के बेसिस पे डेटा स्टोर होगा कि मेरा क्विक कौन कौन से डॉक्यूमेंट में। तो क्विक मेरा लेट्स से डॉक्यूमेंट 1 है तो क्विक मेरा डॉक्यूमेंट 1 पे है, ब्राउन मेरा डॉक्यूमेंट 1 पे है, फॉक्स मेरा डॉक्यूमेंट 1 पे है। उसके बाद लेट्स से मेरा डॉक्यूमेंट 2 है उसमें ये है, तो उसके ऊपर इंडेक्सिंग लग जाएगी। क्विक कहाँ पर है, वाइट कहाँ पर, रैपिड कहाँ पे। और जब मेरे को सर्च करना होगा कि मेरा क्विक कौन कौन से डॉक्यूमेंट में है, तो हम इंस्टेंटली रिट्रीव कर सकते हैं क्योंकि मैंने वर्ड्स के बेस्ड पे इंडेक्सिंग करी है। तो जो भी मेरे सर्च इंजिन है वहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि कौन कौन से वेबसाइट्स पे सिमिलर जो वर्ड है वो प्रेजेंट है। जब मेरे को ऐसे ऑपरेशन चाहिए जिसमें मेरे को टेक्स्ट सर्च करना है तब मैं इन्वर्टेड इंडेक्स यूज करूंगा। Now talking about trade-offs and bottlenecks, so resource intensive.
ऑफ कोर्स हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, अब इतने वर्ड्स के ऊपर पे जब मेरे को इंडेक्सिंग करनी होगी तो मेरे रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे। नॉट अ प्राइमरी डेटाबेस, हाईली प्रोन टू स्प्लिट ब्रेन सिचुएशंस। ओके, इट शुड ओनली बी यूज विद सेकेंडरी डेटाबेस। ये यहाँ पे क्यों कह रखा है कि लेट्स से मेरा एक पहले हम लेंगे RDBMS। लेट्स से यहाँ पे मैंने स्टोर कर रखा है आईडी, डॉक्यूमेंट आईडी, और उसका टेक्स्ट, उसमें क्या क्या पूरा टेक्स्ट है वो पूरा है। तो मैं इसको अपना प्राइमरी डेटाबेस मानूंगा। एंड देन लेट्स से मैं मैसेज क्यू के थ्रू ये जो टेक्स्ट है ना, इसको मैं इंडेक्सिंग के लिए भेज दूंगा। फिर मेरा इन्वर्टेड इंडेक्स की तरह जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा कि क्विक मेरा डॉक्यूमेंट 1 में है, लाइक दिस डॉक्यूमेंट 2 में। बिकॉज जो ये इन्वर्टेड इंडेक्स है ना, ये अवेलेबिलिटी और स्पीड पे मेन फोकस करता है। इट्स नॉट ड्यूरेबल। सो दैट्स वाई मैं इसको एज अ प्राइमरी डेटाबेस कभी कंसिडर नहीं करना चाहता कि इट्स नॉट माई सोर्स ऑफ ट्रूथ। मेरा सोर्स ऑफ ट्रूथ यही रहेगा। फास्ट लुकअप के लिए मैं उसको इन्वर्टेड इंडेक्स यूज करूंगा। हमने सारे डेटाबेस देखे और उनके ट्रेड ऑफ देखे। नाउ हमारे यूज केस में कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा? तो मेरा जो मर्चिफाई है विच इज एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन, सो मेरे उसमें ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं, तो मेरे को एसिड प्रॉपर्टीज तो फॉलो करनी है कि मेरा डेटा जो है वो प्रॉपरली पूरा कंसिस्टेंट होना चाहिए एट ऑल टाइम्स। एंड मेरे को जॉइंस भी करने पड़ सकते हैं कि अगर मेरे को ये देखना है कि यूजर्स के ऑर्डर्स कौन से हैं, और या फिर उसके ऊपर मेरे को कुछ क्वेरी करनी है यूजर्स और ऑर्डर्स को ज्वाइन करके। तो दैट्स वाई मेरे को रिलेशनल डेटाबेस चाहिए होगा दैट फॉलोज एसिड प्रॉपर्टीज। सो वी आर गोइंग टू यूज a relational database, and we are going to use PostgreSQL for it, which is a very industry standard database. सो एक है कि हम PostgreSQL खुद अपने सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं। मैं एक EC2 इंस्टेंस लिया और उस पे मैं PostgreSQL को होस्ट कर दिया। बट AWS प्रोवाइड्स अस अ सर्विस कॉल्ड RDS, जिसमें दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर डेटाबेसेस। वहाँ पे वो प्रोवाइड करता है कि हम PostgreSQL सर्वर बना सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू यूज दैट। सो हम अपने SQLite डेटाबेस को रिप्लेस कर देंगे PostgreSQL से, एन RDS सर्वर। So let's do that. So we will create a database. We are going to choose PostgreSQL. Now we'll connect to our EC2 instances. Mergify server 1. So currently we are connecting to our server 1. We'll also connect to server 2. Let's create. So till our DB is ready, we are going to do some changes in our settings file and in our environment file. We are going to change from DB SQLite our uh, to our Postgres database. I'm going to comment this, uncomment this. So it takes all these from our environment file. So we'll update our environment file also in our EC2 instance. So let's save this. Let's just now push this code, and we'll then pull in our EC2 instances. Let's connect to our EC2 instances now. We need to change the environment file of both the servers. So I've added the details of my RDS server here. So I also pulled my changes in settings.py file, and then now let's build our Docker containers. So my build is ready. Let's migrate our database.
So now let's up our containers. Okay. So let's now create a user on our website and add product and see if we still see some data inconsistencies or not. We'll not see because now we have a shared uh, database. So I added the product now, so there will not be any data inconsistency. So we have solved the issue of data inconsistencies. Now let's look at our current design. So this is our current design of our application. So we removed the SQLite database from our servers, and now the reads and writes are happening to an RDS PostgreSQL. Now, next we will look at how we can further improve this. What are the issues with our current design? How we can improve it. For now, bye bye.